अविभाजित भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य मगध, एक ऐसा साम्राज्य जिसने कालातीत रूप से इतिहास को आकार दिया। इस साम्राज्य की नींव रखी राजा बिंबिसार ने, एक दूरदर्शी राजा जिसने केवल युद्ध नहीं बल्कि कूटनीति और धर्म से भी मगध को समृद्ध किया। बचपन से ही बिंबिसार को प्राचीन भारतीय युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया गया था। 543 ईसा पूर्व में मात्र 15 वर्ष की आयु में बिंबिसार ने मगध का सिंहासन संभाला, राजगृह नामक भव्य नगर का निर्माण कराया और इसे मगध की राजधानी घोषित किया, जहां हर्यक वंश की नींव रखी। लेकिन इस युवा राजा की महत्वाकांक्षा केवल निर्माण तक सीमित नहीं थी। उनके हृदय में एक व्यक्तिगत प्रतिशोध की ज्वाला थी। ब्रह्मदत्त, तुम्हें अपने कर्मों का दंड भुगतना ही पड़ेगा। उनका पहला सैन्य अभियान अंग के शासक ब्रह्मदत्त के खिलाफ था, जिसने उनके पिता को युद्ध में अपमानित किया था। अपनी अद्वितीय रणनीति और अडिग संकल्प के बल पर बिंबिसार ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की और मगध को क्षेत्र की एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया। राजा बिंबिसार अपनी राजसभा में सभी मंत्रियों को राज्य हित में वार्तालाप के लिए आमंत्रित करते हैं। हमारे पड़ोसी राज्य कोसल और लिच्छवी के साथ मित्रता जरूरी है। यह केवल सीमाओं की सुरक्षा का नहीं बल्कि व्यापार और संस्कृति के विस्तार का भी सवाल है। राजा बिंबिसार ने कूटनीति के माध्यम से कोसल और लिच्छवी के साथ संबंध बनाए। उनका यह कदम मगध की नींव को और मजबूत कर गया। यह वह समय था जब मगध का सूर्य उदय पर था। राजा बिंबिसार ने धर्म, न्याय और समृद्धि की नई मिसाल कायम की। राजा बिंबिसार के दूरदर्शी नेतृत्व ने मगध को आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर किया। राजगृह अब व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र बन चुका था। मगध के इस गौरवपूर्ण अध्याय की शुरुआत हो चुकी थी, पर यह तो केवल आरंभ था। मगध के इस समृद्ध राज्य में एक ऐसा ऐतिहासिक दिन आया जब स्वयं गौतम बुद्ध ने यहां कदम रखा। बिंबिसार ने बुद्ध के आगमन को अपने राज्य के लिए एक अद्वितीय अवसर माना। उन्होंने अत्यंत विनम्रता के साथ महात्मा बुद्ध का स्वागत किया, उनके चरणों में झुककर श्रद्धांजलि अर्पित की। राजा बिंबिसार ने बुद्ध से अनुरोध किया कि वे राजगृह में प्रवास करें और प्रजा को धर्मोपदेश दें। उन्होंने प्रजा के लिए एक विशाल सभा का आयोजन किया, जहां बुद्ध ने अहिंसा, करुणा और जीवन की सच्चाइयों पर अपने उपदेश दिए। हे महात्मन, आपके उपदेश हमारी प्रजा को एक नई दिशा देंगे। राजन, सच्चा धर्म प्रजा की सेवा में है। जो प्रजा का कल्याण करता है वही सच्चा राजा है। महात्मा बुद्ध के विचारों ने मगध के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। बिंबिसार ने उनके उपदेशों को न केवल अपने शासन में अपनाया, बल्कि प्रजा के बीच भी उनके विचारों का प्रसार किया। इस घटना ने मगध को बौद्ध धर्म के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करने की नींव रखी। बिंबिसार ने गौतम बुद्ध के उपदेशों को न केवल सुना बल्कि अपनाया भी। उनका शासन अब केवल शक्ति का नहीं बल्कि धर्म और करुणा का भी प्रतीक बन चुका था। लेकिन हर स्वर्ण युग के पीछे छिपा होता है एक चुनौतीपूर्ण समय। मगध का भविष्य अब एक नई परीक्षा की ओर बढ़ रहा था। राजमहल के कक्षों में गूंजती साजिशें और षड्यंत्र की सरगोशियां आने वाले क्षण को और भयावह बनाने वाली थी। सत्ता पाने की लालसा ने अजात शत्रु की आंखों में जल रही क्रोध की अग्नि को विद्रोह में परिवर्तित कर दिया था। महाराज अब बूढ़े हो चुके हैं। वे मगध का विस्तार करने और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अब सक्षम नहीं हैं। राजकुमार, पड़ोसी राज्यों की महत्वाकांक्षा और विद्रोह हमें कमजोर कर सकते हैं।
राजकुमार, आपका नेतृत्व हमें इन खतरों से बचा सकता है और मगध को अजेय बना सकता है। अजात शत्रु, जो युद्ध कौशल में निपुण था, अब सिंहासन की ओर कदम बढ़ा रहा था। उसके मन में अब केवल एक ही विचार था, मगध पर शासन। अजात शत्रु अपने कक्ष में अकेला बैठा है। दीपक की मंद रोशनी में उसकी आंखों में दुविधा झलकती है। एक ओर पिता का स्नेह, दूसरी ओर सत्ता की तीव्र लालसा। विचारों की लड़ाई जारी है, लेकिन उसके भीतर का योद्धा उसे आगे बढ़ने के लिए उकसा रहा है। अंततः महत्वाकांक्षा हर भावनात्मक बंधन पर हावी होने लगती है। मगध के राजमहल में रात की निस्तब्धता के बीच षड्यंत्र की फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। महल के गलियारों में परछाइयां सरक रही थीं। अजात शत्रु के सैनिक, जो अपनी राजा के विरुद्ध बढ़ते कदमों की गूंज तक दबा रहे थे। राजा बिंबिसार ध्यान मग्न बैठे, अज्ञान थे कि नियति उनके लिए एक कठोर निर्णय लिख चुकी है। अचानक कक्ष के द्वार भारी कदमों की आहट से कांप उठते हैं। पल भर में सैनिकों की परछाइयां दीवारों पर फैल जाती हैं। जैसे ही राजा अपनी समाधि से जागते हैं, घात लगाए योद्धा उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। मगध के इतिहास का एक नया लेकिन क्रूर अध्याय रचा जाने वाला था। पुत्र, सत्ता की माया में मत फंसो, यह तुम्हें विनाश के मार्ग पर ले जाएगी। पिताजी महाराज, मैं मगध के भविष्य के लिए यह कर रहा हूं। अब समय बदल चुका है। मगध अब अजात शत्रु के अधीन था। सत्ता की इस लड़ाई ने पिता पुत्र के संबंधों को छिन्न भिन्न कर दिया था। काल कोठरी की घुटन भरी निस्तब्धता में बिंबिसार ध्यान मग्न बैठे हैं। जर्जर शरीर पर चेहरे पर अटूट शांति। समय ने सब छीन लिया, पर आत्मा अब भी अडिग। महाराज, बिंबिसार की स्थिति दयनीय है। क्या उन्हें मृत्यु के बाद सम्मान मिलेगा? राजनीति में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। उन्होंने अपना समय पूरा कर लिया है। सत्ता की अंधी दौड़ ने मगध के इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ दिया, जहां परिवार और राज्य दोनों ही पीड़ा के साक्षी बने। अजात शत्रु, जिसने अपने पिता को बंदी बनाया और सत्ता के लिए रक्तपात किया, अब अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए एक नए नगर की नींव रख रहा था। गंगा किनारे स्थित यह नगर, पाटलिपुत्र, इतिहास में अजेय शक्ति और रणनीति का केंद्र बनने वाला था। महाराज, पाटलिपुत्र की प्राचीरें मजबूत हो रही हैं, लेकिन वैशाली और अंग अभी भी हमारे अधिकार में नहीं हैं। वे हमें चुनौती दे सकते हैं। कोई भी शक्ति मगध को चुनौती नहीं दे सकती। हमारी सेना इतनी सुदृढ़ होगी कि शत्रु भय से कांप उठे। वैशाली और अंग को हमें हर हाल में जीतना होगा। गण राज्य की स्वतंत्रता अजात शत्रु को स्वीकार नहीं थी। उसने वैशाली को जीतने के लिए एक नई युद्ध रणनीति अपनाई। रथ मुसल, विशाल गज सेना और रथों के साथ उसकी सेना वैशाली की दीवारों को तोड़ने के लिए आगे बढ़ी। युद्ध चरम पर है। मगध की सेना चारों तरफ से वैशाली को घेर लेती है। दीवारें गिरती हैं, सैनिक मारे जाते हैं, चारों ओर आग और विनाश है। अंतिम प्रतिरोध समाप्त होता है और वैशाली मगध के अधीन आ जाता है। आज मगध और भी शक्तिशाली हो गया, पर क्या यह विजय ही मेरी नियति है? अजात शत्रु को अपार शक्ति प्राप्त हुई, परंतु मन अशांत था। पिता का वध, युद्धों की क्रूरता, रक्तपात, यह सब क्या सच में आवश्यक था? क्या वह सही था? महाराज, विजय आपकी है, फिर भी संतोष नहीं दिखता। शक्ति के शिखर पर अकेलापन होता है सैनिक। विजय मिल सकती है, पर शांति नहीं। समय बीतता गया और अजात शत्रु को एहसास हुआ कि केवल युद्ध और रक्तपात से सच्ची शक्ति नहीं मिलती। वह शांति की तलाश में बुद्ध के मार्ग की ओर बढ़ने लगा। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके उपदेशों को संजोने और संरक्षित करने की आवश्यकता थी। अजात शत्रु, जिसने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े, अब प्रायश्चित के पथ पर था। बुद्ध के विचार हमारी धरोहर हैं।
इन्हें संजोना और आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। मगध सम्राट अजातशत्रु ने पहली बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में करवाया, जो वैभवगिरी पर्वत पर स्थित है। इस ऐतिहासिक सभा में 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने निर्वाण से पूर्व कुछ समय यहीं व्यतीत किया था। यह केवल एक संगीति नहीं थी, बल्कि मगध के स्वर्ण युग की शुरुआत थी। युद्धों और संघर्षों से निकलकर मगध अब समृद्धि और ज्ञान के युग में प्रवेश कर चुका था। सम्राट अजातशत्रु ने गौतम बुद्ध के उपदेशों की शरण में जाकर आत्म मंथन किया और धर्म को अपनाया। उन्होंने न केवल मगध को एक राजनीतिक शक्ति केंद्र बनाया, बल्कि इसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समृद्धि का प्रतीक भी बनाया। इस प्रकार बिंबिसार और अजातशत्रु की गाथा ने मगध को इतिहास में अमर बना दिया।